हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में आज हम लोग साइटोलॉजी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एलटी ग्रेड का एग्जाम बहुत पास है और केवीएस एनवीएस के एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग एक दिन में एक चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं, और जिसपे आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कमेंट बॉक्स और सब्सक्राइब के माध्यम से मिल रहा है। उम्मीद है आगे भी आपका ये प्यार हमें देखने को मिलेगा। आज हम लोग साइटोलॉजी में पादप कोश की संरचना और उसके विभिन्न कोशिकांगों का अध्ययन, कोशिका विभाजन और कोशिकीय चक्र, इन सब से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। टोटल 145 क्वेश्चन है। लास्ट तक पेशेंस बनाए रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द 5 क्वेश्चन बाद हम लोग कल के कमेंट लेंगे, जरूर लेंगे, बस वेट करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंस इन प्लांट सेल? निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? सेल वाल, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स या फिर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रियोल, जिसे तारक केंद्रक कहते हैं। सेंट्रियोल ये प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में पाया जाता है। इसके अलावा सेल वाल ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। प्लास्टिड ये प्लांट सेल में पाया जाता है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये भी प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में छोटी सी वैक्यूल पाई जाती है, या फिर ना कहें कि ना भी पाई जाती है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑफ ऑल प्लांट? लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता। क्या सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता? तो अभी हम लोगों ने देखा जो सेंट्रियोल है ये सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता, यही सही जवाब हो जाएगा। एक बड़ी रसधानी, एक लार्ज वैक्यूल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। 70 एस राइबोसोम पाया जाता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो स्मॉल प्लांट होते हैं, और 80 एस जो होता है वो बड़े प्लांटों में पाया जाता है, ठीक है। तारक का यानी कि सेंट्रियोल लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल एक बेलनाकार यानी कि इस शेप में, रॉड शेप में कोशिकांग है, जो मुख्यतः ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन बनाता है। अगर पूछा जाए सेंट्रियोल कौन सी प्रोटीन बनाता है, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाता है। और अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी जो जंतु कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक, उनमें पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रियोल की खोज किसने की, तो 1888 में टी बोवेरी नामक एक साइंटिस्ट थे, टी बोवेरी, इन्होंने सेंट्रियोल की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारे इसी चैनल पे केवीएस एनवीएस का एक मैराथन क्लास चला है, आप एलटी ग्रेड वालों के लिए भी वो क्लास इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी की है, आप लोग उसे भी जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में कौन सा नहीं पाया जाता? सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को कितनी बार किस तरह से घुमा के फ्रेम किया गया है आप खुद देख सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? सही जवाब ऑप्शन बी, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली का एक घटक नहीं है? अब देखिए यहाँ पे दिया कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, प्रोलीन या फिर कोलेस्ट्रॉल। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होती है, ये 3 घटकों से मिलकर बनी होती है। पहला तो होता है लिपिड, फिर होता है प्रोटीन, फिर होता है कार्बोहाइड्रेट। और जो लिपिड होता है ये भी तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। लिपिड खुद 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक फास्फोलिपिड, एक ग्लाइकोलिपिड और एक कोलेस्ट्रॉल। तो फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल इसके घटक हैं। जो इसका घटक नहीं है वो कौन सा नहीं है? प्रोलीन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोलीन जो है वो कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है, ठीक है। बाकी कोशिका झिल्ली कितने घटकों से, कितने कंपोनेंट से बनती है? 3। कौन कौन से? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड के भी 3 पार्ट है, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ठीक। प्रोलीन जो है इसका भाग नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल का कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमें मोटिवेशन का कार्य करता है, ठीक। सबसे पहला कमेंट आया है बिट्टू तिवारी जी का, और इन्होंने कहा है जो बॉटनी की क्लासेस मैम आप करा रही हैं उसमें बहुत सारे आंसर गलत हैं, उसको करेक्ट करा दीजिए। जैसा इन्होंने बताया है कि आंसर नंबर 266 का जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे तो 266 के आंसर को इन्होंने गलत बताया। तो बिट्टू जी आपको बता दें, जब मैंने इस बुक को स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोग से कहा था, डियर बॉटनी मेरा कोर्स सब्जेक्ट नहीं है, बॉटनी मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है। बाकी आप लोग के कहने पर ही, आप लोग के डिमांड पर ही इसको एज
सून एज़ पॉसिबल मैं इसको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ भी आपको गलत लगे इस तरह आप कमेंट करके प्लीज़ करेक्ट कर दिया करिए, जिससे सारे बच्चों को जो है, आप ही को नहीं कह रही हूँ, जितने भी लोगों को जो आंसर गलत लगे इस तरह से जैसे इन्होंने बताया है बाकायदा, मतलब क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके कि ये क्वेश्चन गलत है और इसका ये आंसर होना चाहिए था, इस तरह आप लोग भी सपोर्ट किया करिए और जिससे सारे बच्चों की हेल्प हो सके। उसके अलावा शिल्पी सागर जी का कमेंट आया है, सौद एकेडमी का आया है, ये कह रहा है कि मैम यूपीपीएससी जीआईसी केमिस्ट्री करा दीजिए इंग्लिश मीडियम में। तो सौद एकेडमी जी, आप हमारे चैनल से जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन इंग्लिश में केमिस्ट्री कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एक तो मेरा सब्जेक्ट केवल जूलॉजी है और मैं बॉटनी करा रही हूँ बड़े मुश्किल से, केमिस्ट्री तो मुझे बिल्कुल नहीं आती है। अगर थोड़ा सा भी मिसप्रिंट हुआ तो सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे और मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। हाँ, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको करवाऊँगी, उसका टीआरई एग्ज़ाम का 6 to 8 जो बिहार टीआरई एग्ज़ाम होगा उसका मैं कराऊँगी। बाकी पीसीएस लेवल का केमिस्ट्री मैं नहीं करा पाऊँगी, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद हिमानी जायसवाल का आया है, जिन्होंने लिखा वेरी हेल्पफुल, थैंक यू हिमानी जी। मिस उपासना, ये हमारे रेगुलर सेशन में जुड़ी रहती हैं, इनको भी दिल से धन्यवाद। इसी तरह आप लोग भी कमेंट करके हमें जो है मोटिवेट कर सकते हैं। एक और आया है कमेंट सरिता जी का। सरिता जी बोल रही हैं कि मैम पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। तो सरिता जी, आपसे अनुरोध है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आपके सामने खुला हुआ है। कोई भी न्यूज़, कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आती है, इस पे आपको तुरंत दिया जाता है। और ये पीडीएफ, ये सारे पीडीएफ आपके लिए ही शेयर किए गए हैं। इसको मैंने 2 से 3 बार शेयर कर दिया। आप लोग जितनी बार कमेंट करते हैं मैम पीडीएफ दे दीजिए, देखिए आपके सामने ही सारे पीडीएफ दिए गए। केवीएस का एडमिट कार्ड आया था, वो भी बताया गया। एलटी का एडमिट कार्ड आया, वो भी बताया गया। इस तरह जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है, वो शेयर किया जाता है। हर वीडियो की लिंक आपको यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। नॉलेज कॉर्नर नाम से है और आपको ये थंबनेल मिल जाएगा। आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी, कोई भी न्यूज़, कोई भी कमेंट, अगर आपको कुछ पूछना हो और कुछ भी कहना हो तो आप बेझिझक हमारे टेलीग्राम चैनल पे कहा करिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय ज़रूर रखा करिए। और फ्रेंड्स, आपसे एक और अनुरोध है, जब इतना आपने सुन लिया तो एक बात और सुन लीजिए। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हैच स्केल चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक स्वीकारकर्ता क्या है? हैच स्केल चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक स्वीकारकर्ता यानी प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है? फास्फोइनॉल पार्विक अम्ल, फास्फोग्लिसरॉल अम्ल, डाइफास्फोलिक अम्ल या फिर राइबुलोज बाइफास्फेट। प्राथमिक कौन सा है? प्राथमिक एक्सेप्टर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोइनॉल पार्विक एसिड। ये इसका प्राथमिक एक्सेप्टर होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हैच स्केल पाथवे को C4 साइकिल के नाम से जाना जाता है। हैच स्केल पाथवे की जगह अगर क्वेश्चन दे दे C4 साइकिल, तो इसी हैच स्केल पाथवे को C4 साइकिल के नाम से जाना जाता है। C4 कार्बन स्थिरीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण प्रथम एक 4 कार्बन यौगिक होता है, जिसे OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक स्वीकारकर्ता फास्फोइनॉल पार्विक अम्ल होता है, PEP। अगर शॉर्ट फॉर्म में दे दिया तो PEP दे देगा। इसका फुल फॉर्म होता है फास्फोइनॉल पार्विक एसिड। और वहीं OAA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑक्सैलो एसिडिक एसिड होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में दिया नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम। इसमें कौन सी चीज़ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पूछा गया है। तो न्यूक्लियस जो है, इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये क्या कार्य करेगा? न्यूक्लियस करेगा डीएनए का संश्लेषण, क्योंकि इसी न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी रिस्पायरेशन के लिए। इसी में क्रेब्स चक्र चलती है, ETS साइकिल चलती है, जिससे रिस्पायरेशन संभव होता है। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए जिम्मेदार है? क्लोरोप्लास्ट के बिना प्रोटीन सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। 1 मिनट, मैं इसको सही कर देती हूँ। किसके लिए जिम्मेदार है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन के लिए, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए, और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, इसलिए यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी नाभिक यानी न्यूक्लियस डीएनए संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें एटीपी का निर्माण होता है जो ऊर्जा सिक्का के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्णहरित ए में कौन सा तत्व पाइरोल चक्र में उपस्थित होता है? Na यानी कि सोडियम, Mn मैग्नीशियम, MO या फिर Mg मैग्नीज। इसका सही जवाब हो जाएगा पर्णहरित यानी क्लोरोफिल ए में कौन सा चक्र होता है? तो सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम। ठीक है, यह पाइरोल चक्र में स्थिर होता है। पर्णहरित ए में मैग्नीशियम को सेंट्रल मेटल आयन के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए क्लोरोफिल ए में मैग्नीशियम क्या कार्य करता है, तो यह सेंट्रल मेटल आयन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को कैप्चर करने के लिए पौधे द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रमुख वर्णक है यानी कि पिगमेंट है। अगला क्वेश्चन, C4 पौधों की पत्तियों में मैलिक अम्ल का निर्माण किनकी कोशिकाओं में होता है? इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन अकर्स इन द सेल ऑफ। किसमें होता है? मीजोफिल, एपिडर्मिस, बंडल शीथ या फिर फ्लोएम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मीजोफिल। C4 साइकिल एक अलग प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रह करने की तकनीक है जो प्रायः गन्ने में पाई जाती है। C4 साइकिल के लिए पौधों में क्रांस एनाटॉमी होती है। इसमें पत्ती में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक मीजोफिल और दूसरा बंडल शीथ। मैलिक एसिड का निर्माण मीजोफिल सेल में होती है। अगर पूछा जाए इसमें कितने प्रकार की सेल होती है? दो। कौन कौन सी? मीजोफिल और बंडल शीथ। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि मैलिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? तो इसी मीजोफिल में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। C4 साइकिल चलता किस में है? तो गन्ने में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, साइटोक्रोम पाए जाते हैं। साइटोक्रोम आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर वाल। साइटोक्रोम जो है ये किस में पाए जाएंगे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी में। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका क्रिस्टी में साइटोक्रोम पाए जाते हैं। साइटोक्रोम हीमोप्रोटीन होते हैं। इसमें हीम समूह होते हैं जो मुख्य रूप से ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ATP उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर पूछा जाए साइटोक्रोम की खोज कब हुई, तो 1884 में एक साइंटिस्ट थे मैकमुन नाम के साइंटिस्ट ने श्वसन वर्णक के रूप में यानी रिस्पायरेटरी पिगमेंट के रूप में साइटोक्रोम को खोजा था। साइटोक्रोम रेडॉक्स प्रक्रिया में शामिल प्रोटीन का एक समूह है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी क्या होता है? अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखी होगी तो वो दो परतों से मिलकर बनी होती है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन जो कुछ इस तरह फोल्ड स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक फोल्ड प्रोजेक्शन होता है। इसी को माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहा जाता है और इसी में साइटोक्रोम जो है वो भरे होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड। एक कोशिका के द्वारा संपूर्ण पौधे के रूप में संवर्धन की योग्यता को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? सोमा क्लोनन वेरिएशन, सेलुलर टोटीपोटेंसी। ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा, सेलुलर टोटीपोटेंसी कहते हैं। एक कोशिका के द्वारा संपूर्ण पौधे के रूप में संवर्धन होने की योग्यता को कोशिका पूर्ण क्षमता कहा जाता है यानी सेलुलर टोटीपोटेंसी कहते हैं। या पूरे पौधे का उत्पादन करने के लिए पौधों की कोशिका की आनुवंशिक क्षमता है। कोशिकाओं को स्टेम यानी कि तना, रूट यानी कि जड़ या अन्य पौधों के हिस्सों से प्राप्त किया जाता है और कोशिका विभाजन और विकास को प्रोत्साहन करने के लिए खनिज पोषक तत्व, विटामिन और हार्मोन्स जो होते हैं ये संयुक्त संवर्धन माध्यम में बढ़ाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, कोशिका भित्ति रहित कोशिका कौन सी है? यानी कि जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। साइटोप्लाज्म, क्रोमोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट, जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। सही जवाब हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को ही जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। प्रोटोप्लास्ट की खोज जुआर्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1853 में दिया। प्रोटोप्लास्ट को जीवन का भौतिक आधार हक्सले ने कहा। इसी में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये स्वच्छ, रंगहीन, चिपचिपा द्रव होता है। यह लचीला और कणिकामय
दिखलाई देता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बात करें अगर क्लोरोप्लास्ट की, तो यह हरे रंग का यानी ग्रीन पिगमेंट होता है। इसकी खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग के अलावा सभी रंग होते हैं, जैसे पीला, नारंगी, बैंगनी, गुलाबी, सभी लाल, सभी क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। और साइटोप्लास्ट की बात करें तो यह जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक के चारों ओर पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट या कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिकांग एवं केंद्रक में आते हैं। इसे जीव द्रव्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य भी कहा जाता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। प्रोटोप्लास्ट की खोज जो है जुआर्डिन ने 1835 में किया, जबकि पुरकिंजे ने 1939 में प्रोटोप्लास्ट नाम दिया। ओके, अगला क्वेश्चन, द कॉर्ड फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ फैलोजन इन आल्सो नोन एज। कागजन यानी फैलोजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाले कार्क को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बार्क, फैलम, फैलोडर्म या फिर नन ऑफ एबव। तो इसको हम लोग पहले के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको फैलम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फैलोजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाले कार्क को फैलम भी कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि के दौरान द्विबीजपत्री तने के प्रांत अवस्था में बने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एक रिंग को फैलोजन कहा जाता है। इसी को कॉर्क कैम्बियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्क कैम्बियम भी कहा जाता है। फैलम छाल यानी बार्क का पहले बाहरी ऊतक जो मृत कोशिकाओं की एक सुरक्षात्मक परत है, उसे बार्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? RUBP कार्बोक्सिलेज सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में RUBP कार्बोक्सिलेज पाया जाता है। RUBP क्लोरोप्लास्ट के चयापचय केंद्र में मौजूद होता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारण और न्यूक्लिक एसिड, शर्करा, स्टार्च, फैटी एसिड और कुछ क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवद्रव्य तंतु को दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रव्यी जालिका की दो सिस्टर्नों को जोड़ने वाली नलिका को क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, डेस्मोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स या फिर नल ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेस्मोट्यूब्यूल। द्विद्रव्य तंतु के यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उनको आपस में जोड़ने वाले प्लाज्मोडेस्मेटा को क्या कहते हैं? तो उसमें डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, the principal function of dash is packaging of material to deliver to the intracellular targets or secrete outside the cell। dash का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेशित कर अंतः कोशिकीय लक्षण तक पहुंचाना या कोशिकाओं के बाहर स्रवण करना है। किसका यह कार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्जी बॉडी, जिसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। गोल्जी बॉडी का ही जो कार्य है वो इसी का पैकेजिंग का कार्य होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रोटीन पैकेजिंग का कार्य कौन करता है तो गोल्जी बॉडी करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन बनाता कौन है? राइबोसोम बनाता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है राइबोसोम को, जबकि गोल्जी बॉडी जो है ये प्रोटीन पैकेजिंग करता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। उन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी कॉय, गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस के नाम से जाना जाता है। इसे एक और नाम है इसका ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इसी गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम प्रतिनिधित्व करता है। लाइसोसोम किसका प्रतिनिधित्व करता है? मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रियल इक्विवेलेंट, प्लास्टिड या फिर इरेगुलर स्ट्रक्चर। लाइसोसोम जो है ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लाइसोसोम कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाई जाने वाली संरचना है। लाइसोसोम की खोज मूर नाम के एक वैज्ञानिक थे, मूर और मैक्लेयर ने 1961 में किया था। लाइसोसोम को सुसाइडल वैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे जो है सुसाइडल वैग ऑफ द सेल यानी आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे के केंद्रक विहीन कोशिका का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ इन्यूक्लिएटेड सेल इज प्लांट। क्या उदाहरण है? पैरेन्काइमा सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, ट्रैकिड्स या फिर अमैच्योर ट्यूब ट्यूब सेल ऑफ फ्लोएम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमैच्योर ट्यूब सेल ऑफ फ्लोएम। पौधे में केंद्रक विहीन कोशिका का एक उदाहरण फ्लोएम में पाई जाने वाली परिपक्व सीब ट्यूब
कोशिका होती है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सीप ट्यूब जो है ये फ्लोएम की एक लंबी जीवित कोशिका है जो पत्तियों से फलों और जड़ों तक भोजन के संचालन का परिवहन में मदद करती है। इस कोशिका का केंद्र खंडित हो जाता है और परिपक्वता पर लुप्त हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में वैज्ञानिक दिया है, दूसरे में उनके खोज को दिया है। जैनसन, हुक, ब्राउन, स्लाइडन और स्वॉन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी अलग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी का भी नाम नहीं पता तो रॉबर्ट हुक का नाम तो पता ही होगा, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में सबसे पहले सेल की खोज की जो डेड सेल थी। ठीक है, तो पहला जो हो जाएगा रॉबर्ट हुक को आप मिला दीजिए सेल से, यानी कि 2 का 2। अब देखिए ऑप्शन देखते चलिए। देखिए यहीं से आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। 2 का 2 दिया है, ठीक है, 2 का 2 आपको किस में दिया है? इसमें दिया है, इसमें दिया है, ठीक है, ये दोनों आप काट दीजिए। फिर उसके बाद दिया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? अगर आपको पता है बताइए। तो इन्होंने जो है रॉबर्ट ब्राउन, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ये एक याद करने का ट्रिक मैंने बताया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? न्यूक्लियस की खोज की थी। यानी कि 3 का 4, 3 का 4 आप देखिए, आपको 3 का 4 केवल ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं। तो जैनसन यानी जॉनसन, यहाँ पे जैनसन लिखा है, जॉनसन जेजेरियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने संयुक्त माइक्रोस्कोप की खोज की थी, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। उसके अलावा रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। अगर पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक को खोजा। स्लाइडन और स्वॉन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया, यानी सेल थ्योरी दिया था। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट अनलाइक केमिकल कंट्रोल इज, क्या है? वेरी एक्सपेंसिव, टॉक्सिन, सेल्फ प्रिपेट्यूटिंग या फिर पॉल्यूटिंग। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, स्वनियंत्रित। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा स्वनियंत्रित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति एक तंतु निर्मित करता है। 1 फाइब्रिल ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, कितना? तो हो जाएगा 250 माइक्रोफाइब्रिल्स, यानी कि सूक्ष्म तंतुओं से। 250 सूक्ष्म तंतुओं से कोशिका भित्ति जो है एक तंतु निर्मित करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका भित्ति एक तंतु 250 सूक्ष्म तंतुओं से निर्मित होता है। सूक्ष्म तंतु बहुत ही पतली तंतु जैसी संरचना है जो ग्लाइकोप्रोटीन और सेलुलोज से बना होता है। अगला क्वेश्चन, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना की थी। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन है ई मुंच ने, रेविनोविच ने, जेली टच ने या फिर बोस ने। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ई मुंच ने। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना ई मुंच ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने किस आधार पर दिया था? तो पौधे में पानी तथा खनिज पदार्थों के बहाव के आधार पर एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना दी गई थी। एपोप्लास्ट सब 1930 में मृत एपोप्लास्ट से जीवित सिम्प्लास्ट को अलग करने के लिए मुंच द्वारा प्रयोग किया गया था। एपोप्लास्ट प्लाज्मा झिल्ली के बाहर मुक्त प्रसरित स्थान है जिसे कैस्पेरियन पट्टी द्वारा जड़ों में पौधों की कोशिकाओं के बीच रिक्त वायवीय स्थानों और पौधे के छिद्रों द्वारा बाधित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय। तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और नोकेल्सन के द्वारा दिया गया। किसके लिए दिया गया? कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली में केंद्रक के द्विआण्विक लिपिड परत और बाहरी तरफ प्रोटीन परत होती है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के लिए या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को खोजा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। बीडल और टॉटम ने क्या खोजा था? इनका क्या चीज़ फेमस है? कौन सा एक्सपेरिमेंट फेमस है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन,
ये देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इससे एक क्वेश्चन और पूछता है कि हेड और टेल इसका किस तरफ होता है। हेड मतलब हेड और ये हेड, ये टेल हो गया इसका, ये हेड हो गया। तो इसका जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और जो हेड होता है वो हाइड्रोलिटिक होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि इसका टेल कैसा होता है। इसका टेल हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनेल सेंट्रियोल का प्रमुख कार्य क्या है। तो सेंट्रियोल तो पहली बात या प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो ट्यूबिलिन का निर्माण करना होता है। ट्यूबिलिन क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है, इसको बनाने का कार्य सेंट्रियोल करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका चक्र में सेंट्रियोल की प्रकृति कैसी होती है। इन सेल साइकिल सेंट्रियोल रिफ्लेक्ट इन, सेंट्रियोल की प्रकृति कैसी होती है। G1, S, G2 या फिर M। एक कोशिका चक्र होता है, सेल साइकिल होती है जो G1 से स्टार्ट होती है। G1 के बाद G2 फेज, S फेज और M फेज। M फेज में टीलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है। ये सबसे छोटा फेज होता है M फेज, ठीक है। सेंट्रियोल की जो प्रकृति होती है वो एस फेज में होती है। किस में होती है, एस फेज में होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एस फेज जो है सभी चक्र का 35 से 45 हिस्सा अपने पास, सॉरी हाँ 35 से 45 हिस्सा अपने पास रखता है। सॉरी मैंने कोई इसका चक्र गलत बना दिया। पहले आता है जी वन के बाद आता है यस अवस्था, एस अवस्था, ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसके बाद G2 चरण आता है और G2 चरण के बाद आपका आता है एम फेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राय किस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए का निर्माण किस में होता है, तो इसी एस फेज में जो है डीएनए का निर्माण होता है। एस चरण में डीएनए का वास्तविक संश्लेषण और या फिर प्रतिकृति देखी जाती है। इस दौरान प्रति कोशिकाओं की मात्रा दोगुनी हो जाती है और यह प्रकृति केंद्रक से शुरू होती है और सेंट्रियोल कोशिकाओं के में प्रकृति करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका चक्र में न्यूक्लियर डीएनए संश्लेषण के दौरान होता है। कहाँ होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा न्यूक्लियर डीएनए जो है एस फेज में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है। कोशिका चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है, CDK साइक्लिंग, ग्लाइकोकैलिक्स, CMP या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, CDK साइक्लिंग द्वारा कोशिका चक्र नियंत्रित होता है। CDK मतलब साइक्लिंग डिपेंडेंट काइजिन, इसका फुल फॉर्म होता है जो शुगर काइजिन का एक परिवार है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसे पहली बार CDK साइकिल को पहली बार कोशिका चक्र को विनियमित करने में उनकी भूमिका के लिए खोजा गया था। वे सभी ज्ञात यूकैरियोटिक्स में उपस्थित होते हैं। CDK है क्या, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। इसका फुल फॉर्म है साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कोशिका चक्र को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होमोपॉलीसेक्राइड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोपॉलीसेक्राइड। स्टार्च, काइटिन, पेक्टिन या फिर हाइलुरोनिक एसिड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइलुरोनिक एसिड। इसी को होमोपॉलीसेक्राइड, यह एक होमोपॉलीसेक्राइड नहीं है, यह एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। कैसा है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, ठीक। बाकी स्टार्च, काइटिन और पेक्टिन ये होमोपॉली होते हैं। सबसे सरल ग्लाइकोसामीन ग्लाइकेन हॉली एलुरोन में डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकामिन के वैकल्पिक अवशेष होते हैं। हाई यूलोरोनिक एसिड एक प्राकृतिक पदार्थ है जो आँखों और जड़ों के तरल पदार्थ में पाया जाता है। यह आँखों और जोड़ों के, ठीक है, यह जोड़ों और अन्य ऊतकों को लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है। कौन, हाइलुरोनिक एसिड। यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जोड़ों के लुब्रिकेंट के रूप में कौन कार्य करता है, यही हाइलुरोनिक एसिड करता है या हाइड्रोपॉलीसेक्राइड है। ओके, अगला क्वेश्चन, मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ। मिडिल लैमेला किससे बना होता है, मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, सुवेरिन, कैल्शियम पैक्टिन, सेलुलोज या फिर लिग्निन। इसका सही जवाब हो जाएगा मिडिल लैमेला जो है वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, कैल्शियम पैक्टेट। मध्य पटलिका कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। यह प्राथमिक कोशिका भित्ति के बीच में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, वैक्यूल्स के चारों ओर उपस्थित कला यानी कि मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल्स इज कॉल्ड। जो वैक्यूल्स है, ये वैक्यूल्स है, इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन उपस्थित है ये क्या कहलाती है? साइटोप्लाज्म, टोनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट या फिर इलायोप्लास्ट? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के चारों तरफ पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये देखिए वैक्यूल्स है, ये प्लांट में बहुत बड़ा पाया जाता है। प्लांट का लगभग 80 से 90% भाग यही कवर करता है। इसमें पानी स्टोर होता है। इसके बीच में सेल सेप पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। ये सेंट्रल वैक्यूल्स है, सेंट्रल वैक्यूल्स है, ठीक है। इसमें मटेरियल स्टोर होता है, पानी स्टोर होता है, प्रोटीन स्टोर होता है, ठीक है। ऑप्शन, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है? यानी इनमें से वह कौन सा चीज है जो सेल में सबसे ज्यादा पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोसोम। राइबोसोम को न्यूक्लियाई विद ऑर्गेनली विद ऑर्गेनली कहते हैं, क्योंकि यह एक ऑर्गन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक ऑर्गेनेल है उसके ऊपर पाया जाता है राइबोसोम। इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होता है, ठीक। और यह सबसे ज़्यादा सेल में सबसे ज़्यादा राइबोसोम ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में और 80S यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली से बंधा नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, स्पोरोसोम या राइबोसोम? तो राइबोसोम जो होता है ये बहुत छोटा होता है और यह किसी झिल्ली से बंधा नहीं होता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम झिल्ली रहित अंग होता है जो राइबोसोमल आरएनए के 60% और कई प्रकार के प्रोटीन के 34% से बने होते हैं। अगर पूछा जाए ये बना किस में होता है तो आरएनए जो होता है, आरएनए से 60% और बहुत सारे प्रोटीन मिलकर इसका 34% बनाते हैं, ठीक। यह दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। अगला क्वेश्चन, सेंट्रोमियर का मुख्य कार्य किसके साथ जुड़ा होता है? द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज लिंक्ड विद, किसके साथ जुड़ा होता है? तो स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी कि स्पिंडल गठन के साथ सेंट्रोमियर का कार्य जुड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सेंट्रोमियर का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल गठन से जुड़े सेंट्रोमियर काइनेटोकोर के संयोजन के लिए नींव प्रदान करता है, जो समसूत्रण के दौरान उचित गुणसूत्र को अलग होने के लिए आवश्यक प्रोटीन है। ध्रुव क्रोमैटिड एक नॉन स्टैनिंग क्षेत्र के माध्यम से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुसाइडल बैग इज अनदर नेम ऑफ, यानी कि आत्महत्या की जो थैली है, आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो हमने आपको बताया था जो लाइसोसोम है इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही आत्महत्या थैली, आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? लाइसोसोम की खोज के लिए डी डुबे को 1984 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जिसके कारण ये मृत कोशिकाओं को तो मारते ही मारते हैं, कभी कभी खुद भी फटकर आसपास की सारी कोशिकाओं का विनाश कर देते हैं, इसीलिए इसे सुसाइडल वैग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसे कहेंगे? लाइसोसोम को। जल अवघटनी एंजाइम धारी कोशिकांग कौन सी है? यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें पाया जाता है? लाइसोसोम में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मुख्य रूप से हाइड्रोलिटिक एंजाइम को संग्रहित करता है? लाइसोसोम करता है। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम विशिष्ट रूप से लाइसोसोम में पाया जाता है? तो हम लोगों ने देखा हाइड्रोलेजेस एंजाइम, यानी एसिडिक हाइड्रोलेज एंजाइम जो है ये लाइसोसोम में पाया जाता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसे एसिड हाइड्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है वह पाया जाता है। इसका उपयोग करके न्यूक्लिक एसिड जैसे माइक्रोमोलेक्यूल्स को तोड़ती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विकास के लिए जर्मप्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? जो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म थ्योरी फॉर एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन, लैमार्क, मिलर या फिर वीजमैन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जर्मप्लाज्म थ्योरी जो है वीजमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। इनका पूरा नाम अगस्त वीजमैन है। इन्होंने 1834 से लेकर
14 तक मतलब इसमें इनका जन्म हुआ, इसमें इनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के द्वारा जर्मोप्लाज्म सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया क्या, तो इस सिद्धांत के अनुसार जर्मोप्लाज्म जो शरीर की अन्य सभी कोशिकाएं यानी सोमेटोप्लाज्म से स्वतंत्र हैं। जर्म कोशिकाएं अंडे और शुक्राणु का आवश्यक तत्व हैं, यानी स्पर्म और ओवम का आवश्यक तत्व हैं। यह वंशागत सामग्री को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने का कार्य करती हैं। इस थ्योरी में यही बताया गया है। ठीक है, इसका खोज किसने किया, वीजमैन में। थ्योरी किसने दी, वीजमैन ने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्रथम यूकैरियोटिक कोशिका दिखाई दी, मतलब पहली यूकैरियोटिक सेल जो है वो कब खोजी गई, तो पृथ्वी पर लगभग 2.1 से लेके 1.7 बिलियन वर्ष पहले प्रोटोजोइक काल में फ्लैजलेटेड के रूप में दिखाई दी थी प्रथम यूकैरियोटिक सेल। लगभग 1400 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर पहली यूकैरियोटिक कोशिका दिखाई दी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले। ठीक, या प्रोकैरियोटिक के दौरान भी था। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सभी यूकैरियोटिक्स में जो पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट ये पौधे और कुछ प्रोटिस्टा में पाया जाता है। उनको पोषित यानी कि उनका जो होस्ट है उनके बीच में पहला सहजीवी संबंध विकसित हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब गुणसूत्र सीधे होते हैं और समसूत्री मेटाफेज के धुरी अक्ष पर समकोण पर रखे जाते हैं तो गुणसूत्र होने चाहिए एसेंट्रिक, होलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या फिर टेलोसेंट्रिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेटासेंट्रिक। ठीक, मेटासेंट्रिक होते हैं। क्या दिया है कि जब गुणसूत्र सीधे होते हैं और समसूत्री मेटाफेज के धुरी अक्ष पर समकोण पर रखे होते हैं तो गुणसूत्र कैसे होते हैं। सही जवाब हो जाएगा मेटासेंट्रिक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों का द्विकरण प्राप्त किया जाता है। गुणसूत्रों द क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव बाई यूज ऑफ, किससे प्राप्त किया जाता है, तो कोलेचिसिन का प्रयोग करके गुणसूत्रों का द्विगुणन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम संबंधित है। राइबोसोम किससे संबंधित है, तो राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कण होते हैं जिसमें मुख्य रूप से आरएनए और प्रोटीन होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन के एसिड के मोनोमर होते हैं, इसलिए यह एक रैखिक कार्बनिक बहुलक बनाने के लिए अमीनो एसिड ब्रांड की एक संख्या एक प्रोटीन अणु का एक हिस्सा या फिर पूरा ही हिस्सा बनाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो डीएनए जो होता है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, केंद्रक में भी, पर ऑक्सीसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। परऑक्सीसोम है क्या, तो यह कई कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में उपस्थित एक छोटा सा ऑर्गेनेल्स है। इसमें ऊर्जा चयापचय के कई पहलुओं सहित विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं में शामिल एंजाइम होते हैं। परऑक्सीसोम में लाइसोसोम के समान होते हैं परऑक्सीसोम, और समानता कुछ ऑक्सीडेज परऑक्सीसोम में डीएनए नहीं होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक प्रभावी जीन दूसरे प्रभावी जीन के प्रभाव में हस्तक्षेप करता है और परिवर्तित करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसी को एपी स्टैटिस कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहेंगे, एपी स्टैटिस कहेंगे। ठीक है, जब एक प्रभावी जीन दूसरे प्रभावी जीन के प्रभाव में हस्तक्षेप करता है तो उसी को क्या कहेंगे, एपी स्टैटिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ओपरिन थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ड अपॉन, जीवन की उत्पत्ति के विषय में ओपरिन का सिद्धांत किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस, कॉस्मिक एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन या फिर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, ऑपरिन ने किसका सिद्धांत दिया, तो इन्होंने वर्जिन ऑफ लाइफ का सिद्धांत दिया, यानी कि जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, ओबेरिन नामक वैज्ञानिक ने दिया। कब दिया, 1924 में दिया। ये किस पर आधारित है, तो ये केमिकल एवोल्यूशन पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओबेरिन ने आधिकारिक तौर पर अपने प्रभावशाली सिद्धांत को सामने रखा कि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं के क्रमिक रासायनिक विकास के माध्यम से हुआ है, यानी कि केमिकल एवोल्यूशन के माध्यम से हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक विकास के द्वारा जीवन उत्पत्ति को सही से किसने समझाया, तो ओपेरिन ने समझाया। जीवन उत्पत्ति के बारे में बहुत से लोगों की बहुत सारी धारणाएं हैं, जिसमें बिग बैंग थ्योरी आती है। ये जीवन उत्पत्ति का सिद्धांत जो ओपेरिन ने दिया ये आता है। तो इसमें ओपेरिन ने क्या बताया कि कार्बन अणुओं के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
प्लाज्मा लेमा इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा लेमा किसकी बनी होती है? सिंगल प्रोटीन लेयर, सिंगल लिपिड लेयर, सिंगल लिपिड लेयर एंड टू प्रोटीन लेयर, सिंगल प्रोटीन एंड सिंगल लिपिड लेयर। प्लाज्मा लेमा जो होता है ये सिंगल लिपिड लेयर एंड टू प्रोटीन लेयर की बनी होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्लाज्मा झिल्ली जो एक कोशिका को विशेष रूप से एक पादप कोशिका की दीवार के भीतर बांधती है। एक लिपिड परत दोनों तरफ की परतों में प्रोटीन द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ प्रोटीन और बीच में एक लिपिड होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको प्लाज्मा लेमा का चित्र दिखाया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, RQ का मान 1 से अधिक होता है यदि ऑक्सीशोषण की क्रियाधर हो। RQ इज मोर देन 1 व्हेन द सबस्ट्रेट अंडर एरोबिक ऑक्सीडेशन इज, क्या हो? तो आ हायर मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड, एक उच्च अणुभार वाला कार्बनिक एसिड हो तब इसका मोर देन 1 होगा मान। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। RQ 1 से अधिक तब होगा जब एरोबिक ऑक्सीकरण के तहत सबस्ट्रेट एक उच्च आणविक भार वाला कार्बनिक एसिड होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, यानी निष्कासित किया जाता है। इन दोनों के आयतन के अनुपात को श्वसन भागफल या फिर रिस्पायरेटरी क्वांटिटेंट या फिर रिस्पायरेटरी रेशियो, जिसे RQ कहते हैं। ठीक, RQ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अनुपात को कहा जाता है, इसी को हिंदी में श्वसन भागफल या फिर इंग्लिश में रेस्पायरेटरी कॉन्स्टेंट या फिर रेस्पायरेटरी रेशियो कहते हैं, कॉन्स्टेंट या फिर रेस्पायरेटरी रेशियो। अगला क्वेश्चन, एसिड अमीनो एसिड एक संश्लेषण गैसों के मिश्रण के द्वारा कृत्रिम परिस्थितियों में किया जाता है, यानी सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन वाज डन बाय मिलर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा? मिलर के द्वारा। कृत्रिम परिस्थितियों में गैसों के मिश्रण द्वारा अमीनो एसिड का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? मिलर के द्वारा किया गया। मिलर और मूर नाम के 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने अमीनो एसिड द्वारा प्रोटीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए पहला साक्ष्य प्रदान किया। ओपेरिन द्वारा प्रस्तावित आदिम पृथ्वी की स्थितियों का अनुकरण किया गया और मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प और अमोनिया के मिश्रण से सरल कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो एसिड, फैटी एसिड, शर्करा आदि को संश्लेषित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, पर गमन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के मापक इकाई है, क्या है? 0.001 माइक्रोन मीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है? 0.001 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र स्पष्ट देखे जा सकते हैं। इन माइटोसिस द क्रोमोसोम कैन बी सीन मोस्ट डेंसली ड्यूरिंग इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या टेलोफेज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। समसूत्रण में गुणसूत्रों को मेटाफेज के दौरान सबसे स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब जीवन चक्र चलता है इंटरफेज में तो प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, एनाफेज लेटर आता है, फिर टीलोफेज आता है और डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। पूछा जा रहा है गुणसूत्रों को सबसे स्पष्ट रूप से किसमें देखा जाएगा? तो इसी मेटाफेज में देखा जाएगा। मेटाफेज में आप ये देखिए क्रोमोसोम आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्रीय विभाजन की स्थूल पटल अवस्था में गुणसूत्र प्रकट होते हैं, यानी कि पैकेटिन स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन द क्रोमोसोम अपीयर्स किसमें होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, 4 स्टैंडर्ड या 3 स्टैंडर्ड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 स्टैंडर्ड। ये देखिए यहाँ पे 4 स्टैंडर्ड होते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन में। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीसोम बने होते हैं। ऑक्सीसोम किसके बने होते हैं? लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइपोप्रोटीन। ऑक्सीसोम लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। ऑक्सीसोम की खोज किसने की? तो फर्नांडिस मोरन नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीसोम की खोज की थी। ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया के मुड़े हुए आंतरिक झिल्ली की सतह पर मौजूद इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं। इन्हें F0, F0, F1
पार्टिकल के रूप में भी जाना जाता है। एटीपी सिंथेसिस भी इन्हीं को कहा जाता है। ये रासायनिक रूप से प्रोटीन, कॉर्टेक्स और फास्फोलिपिड कोर से बने होते हैं। कौन? लाइपोप्रोटीन या फिर ऑक्सीसोम। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक परत में जुड़े हुए समृद्ध कण कहलाते हैं। यानी स्कल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक परत से जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वही ऑक्सीसोम कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक डंडे नुमा स्ट्रक्चर की तरह जुड़े होते हैं। इन्हीं को ऑक्सीसोम, F0 पार्टिकल, F1 पार्टिकल या फिर एटीपी सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पैराक्सीसोम किसके साथ जुड़े होते हैं? तो पैराक्सीसोम जो हैं किसके साथ जुड़े होते हैं? फर्मेंटेशन, ट्रांसपायरेशन, वर्निलाइजेशन या फिर फोटो रिस्पायरेशन। तो ये जुड़े होते हैं फोटो रिस्पायरेशन, प्रकाश श्वसन में, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों मिलकर जो है फोटो रिस्पायरेशन का कार्य करते हैं, प्रकाश श्वसन का कार्य करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं। लाइसोसोम किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? लाइसोसोम, जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, या गोल्गी बॉडी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। गोल्गी बॉडी प्रोटीन पैकेजिंग का कार्य करता है। इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं और इसी के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है। गोल्गी बॉडी है क्या? तो ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है जो कोशिका के अंदर मौजूद, एक यूकैरियोटिक कोशिका अंग है जो ऑर्गन के अंदर जो है मौजूद होता है। वो प्रोटीन और लिपिड को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वो कोशिका के भीतर संश्लेषित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक के सदस्यों में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण पाया जाता है। यानी कि जीन एक्सप्रेस्ड किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 1 लेवल ओनली, 2 लेवल, 3 लेवल या 4 लेवल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 4 लेवल। यूकैरियोटिक कोशिकाएं 4 स्तरों पर जीन अभिव्यक्ति को विनियमित कर सकती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति को रेप्रेसर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और एक साथ ही ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर द्वारा अन्य रेप्रेसर विशिष्ट नियामक अनुक्रमों के लिए बाध्य करने के लिए एक्टिवेटर के साथ पूर्ण होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम डू नॉट अकर्स इन पेयर इन। क्रोमोसोम डू नॉट अकर्स इन पेयर इन किसमें? गुणसूत्र युग्मों में क्या नहीं पाया जाता है? सोमैटिक सेल, जाइगोफोर, ओस्पोर्स या फिर ओस्फियर। क्या नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ओस्फियर, यानी अंडगोलक जो है वो गुणसूत्र युग्मों में नहीं पाया जाता है। अंडगोल में गुणसूत्र युग्म में नहीं होते हैं। ओस्फियर अंडाणु के बराबर है जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सबसे मान्य है? यानी विकास के बहुत सारे सिद्धांत आए, पूछा जा रहा है उसमें सबसे मान्य कौन सा है? जो लैमार्क द्वारा दिया गया, लैमार्कमिज, नियो लैमार्कमिज, म्यूटेशन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी या सिंथेटिक थ्योरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिंथेटिक थ्योरी। विकास के आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत जो है, जो मेंडेलियन अनुवांशिकी के साथ डार्विन विकास के विलय का वर्णन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास का एकीकृत सिद्धांत होता है। विकास के सिद्धांत में सबसे स्वीकृत जो है वो सिंथेटिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को नियो डार्विनियन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और इसे कई विकासवादी जीवन विज्ञानी जैसे टी डॉबझांस्की, JVS हेल्डेन, RA फिशर, सिवाल राइट, GL अर्नेस्ट मेयर के द्वारा पेश किया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए इसको किसने दिया तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने मिलकर इसे दिया है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसिस्को रेड्डी 1668 में प्रस्तावित किया, क्या प्रस्तावित किया? थ्योरी ऑफ स्पेशल सर्टेन, ओपेरिन ऑविटॉइक थ्योरी, यानी ओपेरिन का अबायोटिक थ्योरी, यानी कि ओपेरिन का अजैविक सिद्धांत। यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ओपेरिन एबायोटिक थ्योरी फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में पेश किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस सिद्धांत को जैविक सिद्धांत के रूप में माना जाता है। रेड्डी ने सफलतापूर्वक बताया कि मेगॉट्स उत्पन्न होते हैं और यह मक्खी के अंडे यानी कि फ्लाई एग्स में आते हैं और इस सिद्धांत ने स्वतः जनन सिद्धांत को अस्वीकार करने में मदद की। अगला क्वेश्चन, हीन अर्धसूत्रण संबंधित है। ब्रैकियोमायोसिस इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? तो ये ईस्ट से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
ब्रेकाईमियोसिस जो है ये ईस्ट से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रेकियोमाइसिस अर्धसूत्री विभाजन का एक प्रकार है जो एस्कोमाइसिटीज कवक के लैंगिक प्रजनन में एक परिकल्पित अनियमितता थी। हीन अर्धसूत्रण ईस्ट से संबंधित है। इस विधि में 3 विधि से विभाजन होता है। पहला और दूसरा विभाजन रिडक्शनल तरह का होता है और तीसरा विभाजन जो होता है ये समसूत्री विभाजन होता है। दूसरी विधि का विभाजन इसमें मुख्य विभाजन का लक्षण है। एस्कोमाइसिटीज प्रकार के कवक में ऐसा विभाजन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद हुआ कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है? साइटोमिक्सिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस या फिर एपोमिक्सिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोकाइनेसिस। गुणसूत्र के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र संख्या n=2 होती है, यानी कि 2n किसमें होती है? सही जवाब हो जाएगा हेप्लोपैपस ग्रेसिलिस में 2n गुणसूत्र होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह क्या है? तो यह कंपोजिट फैमिली में फूलों वाले पौधों की एक प्रजाति है। इसमें गुणसूत्र सबसे कम गुणसूत्र n=2 है। यह दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य और उत्तरी मैक्सिको का मूल निवासी है। यह रेगिस्तान और पठारों में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किस एक ने कोशिका सिद्धांत दिया, यानी सेल थ्योरी किसने दी? तो अभी हम लोगों ने देखा था स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी दी थी। कब दी थी? 1938 में स्लाइडन ने दिया था। 1939 में स्वान नामक, दोनों ने अलग अलग दिया था। ठीक है, सेल थ्योरी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्लाइडन नामक वैज्ञानिक, स्लाइडन और स्वान के द्वारा सेल सिद्धांत यानी सेल थ्योरी जो है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव प्रादुर्भाविक आयु समय क्या है? प्रीकैम्ब्रियन, प्रोटोजोइक, एकोजोइक या फिर पैलियोजोइक, यानी प्रोकैरियोटिक जीव कब उत्पन्न हुए थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रीकैम्ब्रियम। कितने साल पहले? 3.4 अरब साल पहले। अगला क्वेश्चन, हिस्टोन पाए जाते हैं। हिस्टोन किस में पाए जाते हैं? हिस्टोन न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। हिस्टोन है क्या? तो ये एक क्षारीय प्रोटीन है जो न्यूक्लियोसोम में पाया जाता है। हिस्टोन जो है बहुत सारे न्यूक्लियोसोम कोर में 4 प्रकार के हिस्टोन पाए जाते हैं। कौन कौन से? H2A, H2B, H3 और H4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित एंजाइम में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति को विघटित करता है? एमाइलेज, प्रोटीलेज, लाइपेज या फिर लाइसोजाइम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोजाइम। प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति को विघटित करने के लिए लाइसोजाइम जो है इसी को सुसाइडल बैग कहा जाता है। और ये जो है इसके पास हाइड्रोलिटिक एसिड होता है जिससे ये क्या करता है? प्रोटोप्लास्ट को तोड़ता है और उसको मृत्यु कर देता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिकांग को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, माइक्रोस्कोपी के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा या फिर रेडियो एक्टिविटी के द्वारा। तो कोशिकांग को एक दूसरे से अलग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तकनीक में एक समाधान के कणों को अलग करने के लिए केंद्रापराशक बल का उपयोग किया जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल मेथड का उपयोग किया जाता है। इस विधि से में कणों को तलछटी में जमने के लिए उनके आकार और घनत्व पर निर्भर होता है। ये विधि जानते हैं? वही विधि है जो आप लोग मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन इन सब में यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कांस्टेंट क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। कैसा होता है? 70S प्रकार का। एस को ही सेडिमेंटेशन कांस्टेंट कहा जाता है। ये 30 और 50, 30S और 50S, यानी इसका छोटा 30S और बड़ा जो है 50S में डिवाइड होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूकैरियोटिक में कितना पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का पाया जाता है। 80S प्रकार का। ये 40 और 60 में डिवाइड होता है। किसमें? 40 और 60 में। अगला क्वेश्चन, जीवों की स्वतः उत्पत्ति का प्रारंभिक सिद्धांत अमान्य हुआ, ये दिया किसने था? तो इसको दिया था लुई पाश्चर ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवों की स्वतः उत्पत्ति के प्रारंभिक सिद्धांत लुई पाश्चर ने अस्वीकार कर दिया था। किसने अस्वीकार किया? लुई पाश्चर ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
लुई पाश्चर जो टीकाकरण के सिद्धांतों को अपनी खोजों मतलब इन्होंने टीकाकरण का सिद्धांत दिया था, इसके लिए ये फेमस है। ये एक रसायन शास्त्री हैं। इन्होंने जीवन की स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। लुई पाश्चर को ही सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर मेनली इन रिस्पेक्ट टू। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में परस्पर विशेष अंतर क्या है? कोशिका के आकार, कोशिका की आकृति, जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन या केंद्रीय पदार्थ के संगठन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रीय पदार्थ के संगठन के आधार पर मुख्य रूप से भिन्न होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्णतः केंद्रक अनुपस्थित नहीं होता है। इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके ऊपर सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द स्पेंडल अपर्चर इज मेड ऑफ। तंतु उपकरण किससे बना होता है? तो स्पेंडल अपर्चर जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल सूक्ष्म खोखले ट्यूब्यूल होते हैं जो प्रोटीन अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से बने होते हैं, जो कोशिका का हिस्सा होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, आंशिक रूप से समजात गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? आंशिक रूप से समजात गुणसूत्र यानी होमोलागस क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? तो वो बी गुणसूत्र कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आंशिक रूप से समरूप गुणसूत्रों को बी गुणसूत्र कहा जाता है। वे समान कैरियोटाइप समय के अतिरिक्त बनाते हैं। बी गुणसूत्र मानक पूरक के अतिरिक्त गुणसूत्र है जो कई जीवों में होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा आवश्यक पोषक तत्व जो कोशिका विभाजन के समय समसूत्रीय तुर्क उपकरण की सूक्ष्म नलिकाओं के बनने के लिए आवश्यक है। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पेंडल अपर्चर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या इंपॉर्टेंट होता है सेल डिवीजन के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने के लिए? तो कैल्शियम होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या आवश्यक होगा? कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है यानी ब्रेन ऑफ द सेल? तो मैंने कई बार बताया, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लैम्ब्रूस गुणसूत्र देखे जाते हैं। लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर सीन ड्यूरिंग। लैम्ब्रस क्रोमोसोम किसमें देखे जाते हैं? मायोटिक मेटाफेज, मायोटिक मेटाफेज, मियोटिक मेटाफेज, मायोटिक प्रोफेज या फिर मियोटिक प्रेफेज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मियोटिक प्रोफेज में लैम्ब्रस गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लैम्ब्रस गुणसूत्र दिया किसने? तो 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लैम्ब्रस गुणसूत्र है क्या? तो ये एक विशेष प्रकार का गुणसूत्र है जो स्तनधारियों के अतिरिक्त लगभग सभी जानवरों के अविकसित अंडाणुओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैरियोटाइप रिफर्स टू। गुणसूत्र प्रारूप का अर्थ है। गुणसूत्र प्रारूप का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिनोटिपिक अपर्चर ऑफ क्रोमोसोम सेट। गुणसूत्र समुच्चय का लक्षण प्रारूप। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का काम है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, क्रोमोसोमल पेयरिंग, क्रोमोसोमल मूवमेंट, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोसोम पेयरिंग, गुणसूत्रों का युग्मन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा यानी फ्रेगमेंट दिखाई देता है, इसलिए है कि इस पादप में क्या होता है? तो इस पादप में पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोर कण में न्यूक्लियोसोम की लंबाई है। द न्यूक्लियोसोम लेंथ ऑफ डीएनए इन कोर पार्टिकल्स इज 146 बीपी, 200 बीपी, वेरिएबल यानी कि परिवर्तनीय, या 154 से 260 बीपी। सही जवाब हो जाएगा। कोर कण में न्यूक्लियोसोम की लंबाई 146 बीपी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना? 146 बीपी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन को पहचानिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग, जीन में इंस्ट्रॉन और एक्सॉन दोनों, साइटोस्केलेटन का अभाव, या सूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, साइटोस्केलेटन का अभाव होता है। इसमें कोई भी साइटोस्केलेटन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
दो पदार्थों के अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की सामान्य जोड़े दिखाई देते हैं। उन दोनों का संकरण कराने पर संतत में एक चतुः संयोजन दिखाई देता है। यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? कि दोनों पौधे ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट होते हैं, यही इंगित करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परऑक्सीसोम में डीएनए नहीं होता है। डीएनए जिसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है, यह एक बहुलक होता है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, बाकी परऑक्सीसोम में डीएनए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन न्यूक्लियोसाइड? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? साइटिडीन, गुआनालिक एसिड, गुआनोसिन या फिर थाइमिडीन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुआनोलिक एसिड। ये क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए कौन सा पादप भाग सबसे उपयुक्त है? एंथर, रूट टिप, पिक्स ऑफ बार्क, शूट एपेक्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रूट टिप। संसूत्री विभाजन का अध्ययन प्रोरोसीज यानी स्टेम टिप, एक मिनट रुक जाइए, स्टेम टिप शीर्ष भागों में आसानी से किया जाता है। स्टेम टिप, यहाँ पे रूट टिप दिया है, स्टेम टिप देखिए ऑप्शन में बी दिखा रहा है और एक्सप्लेनेशन में स्टेम टिप दिखा रहा है। क्या सही है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग हाइड्रोजन पैरोक्सीडेज को हटा देगा? कौन सा वो कोशिकांग है ऑर्गेनेल्स है जो हाइड्रोजन पैरोक्सीडेज को हटा देगा? पैरोक्सीसोम, माइक्रोसोम, स्पैरोसोम या फिर गोल्गी बॉडी? सही जवाब ऑप्शन ए, पैरोक्सीसोम। पैरोक्सीसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होने वाले झिल्ली से बंधे हुए अंग हैं। पैरोक्सीसोम H2O2 यानी हाइड्रोजन पैरोक्साइड को हटाने में शामिल है। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का अधिकतम छोटा और मोटा होना किसके दौरान होता है? पैकेटीन, डिप्लोटीन, मेटाफेज या फिर डाइकैनेसिस? सही जवाब ऑप्शन डी, डाइकैनेसिस। डाइकैनेसिस अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज का अंतिम चरण होता है। क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का अधिकतम छोटा और मोटा होना किसके दौरान होता है? पैकेटीन, डिप्लोटीन, मेटाफेज फर्स्ट या फिर डाइकैनेसिस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइकैनेसिस। गुणसूत्रों का छोटा और मोटा होना डाइकैनेसिस के दौरान होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मक्के के द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 20 है। समसूत्री विभाजन के दौरान मेटाफेज पर एक कोशिका में कितने गुणसूत्र उपस्थित होंगे? 10, 20, 30 या 40? सही जवाब ऑप्शन डी, 40। उनके पास 40 गुणसूत्र होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या जो है वो दोगुनी हो जाती है। मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम केंद्रक पट के मध्य में दिखाई देने वाली मतलब कोशिका में दिखाई देते हैं और गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। तो 20 है तो वो 40 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आधी इकाई झिल्ली होती है यानी कि हाफ यूनिट मेम्ब्रेन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, स्पैरोसोम, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट? सही जवाब ऑप्शन बी, स्पोरोसोम। इसमें गोलाकार कोशिकांग है जो एक परत वाली झिल्ली के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अन्य अंग के अंदर पाया जाता है? यानी कि वही मैं आपको बता रही थी, ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेल्स कौन सा होता है? तो राइबोसोम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाए। एक मिनट रुक जाइए, न्यूक्लियोलस भी होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ऑर्गेनेली विद ऑर्गेनेली पूछेगा तो राइबोसोम होगा। ऑर्गेनेल्स इनसाइड द ऑर्गेनेल तो न्यूक्लियोलस हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन का सबसे लंबा चरण कौन सा है? प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2? सही जवाब ऑप्शन ए, प्रोफेज 1। अर्धसूत्री विभाजन का सबसे लंबा चरण प्रोफेज 1 होता है। इसको 5 भागों में विभाजित किया गया। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस। डाइकैनेसिस ही वह अवस्था है जिसमें क्या होता है? डाइकैनेसिस के दौरान क्या होता है? डाइकैनेसिस अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज का अंतिम चरण होता है। ठीक है, और जिसमें युग्मित समरूप गुणसूत्र एक दूसरे को निष्कासित करते हैं। अगला क्वेश्चन, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? किण्वन यानी फर्मेंटेशन, फास्फोरोलाइजेशन, ग्लाइकोसिडेशन या फिर ट्रांसलोकेशन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोसिडेशन। गोल्जी काय का मुख्य कार्य प्रोटीन का ग्लाइकोसिडेशन करना है। ग्लाइकोसिडेशन ग्लाइकोसाइड के निर्माण के लिए एक हाइड्रोक्सिक या अमीनो
कार्यात्मक समूह के साथ सैकराइड की क्रिया है। प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोसिडेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी काय में होता है, गोल्गी बॉडी में होता है। इसमें अधिकांश टर्मिनल प्रोसेसिंग गोल्गी काय होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लाइसोजाइम में बहुतायत से पाया जाता है? तो लाइसोजाइम में क्या पाया जाता है? एसिड फास्फेट पाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लाइसोजाइम में किण्वन यानी कि एंजाइम पाए जाते हैं, किण्वक यानी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएसेस, राइबोन्यूक्लेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लेज, फास्फेट, ग्लाइकोसिडेज और सल्फेट। ये सभी अम्लीय अपघटक हैं, इन्हीं से हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनता है। एसिड फॉस्फेट इसमें बहुतायत से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसमें इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन संश्लेषण में। तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम करता है। कोशिका स्रावी प्रक्रिया में, सिक्रेसी प्रोसेस में। बिल्कुल सही बात, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, गोल्गी बॉडी जो है वो कोशिका सिक्रेटरी प्रक्रिया में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, सूत्रीय विभाजन की खोज किसने की, यानी माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने की थी? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, वाल्डेयर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब किया? 1882 में किया था। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें डीएनए की मात्रा दोगुनी होती है? डीएनए की मात्रा दोगुनी इंटरफेज में होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें एक विशिष्ट कोशिका अपना अधिकांश जीवन व्यतीत करती है। इस चरण के दौरान सेल माइटोसिस की तैयारी में अपने डीएनए की प्रतिलिपि बनाता है। इंटरफेज को कोशिका का जीवित चरण भी माना जाता है। इसमें कोशिका पोषक तत्व प्राप्त करती है, बढ़ती है और अन्य समान सेल कार्यों का संचालन करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए डबल्स कब होता है? इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में या टीलोफेज में? सही जवाब ऑप्शन ए इंटरफेज में। डीएनए कब डबल होता है? इंटरफेज में। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्रीय विभाजन की निम्नलिखित में से किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? सही जवाब ऑप्शन डी पैकेटीन में। अर्धसूत्रीय विभाजन के पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, वहां से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्रीय विभाजन के किस चरण में जीन विनिमय होता है? तो पैकेटीन अवस्था में जीन विनिमय होता है और इसी में क्रॉसिंग ओवर, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो इसी में जीन का आदान प्रदान हो जाता है, एक दूसरे से जीन जो है ले लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरएनए का अधिकतम सांद्रण पाया जाता है, यानी कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरएनए इज फाउंड इन राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया? सही जवाब ऑप्शन ए राइबोसोम। आरएनए का अधिकतम सांद्रण राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोम एक जटिल आणविक संरचना है। यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण होता है, राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो न्यूक्लियोलस में होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राइबोसोम आरएनए, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम पर लगा होता है और प्रोटीन के बनने में विशेष रूप से सहायता करता है। यह न्यूक्लियोलस में डीएनए से उत्पन्न होता है। केंद्रिका कला विहीन होता है, यानी इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका संश्लेषण जो होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? सही जवाब ऑप्शन डी एनाफेज सेकंड में। अर्धसूत्रीय विभाजन के एनाफेज सेकंड में क्रोमोसोम में सेंट्रियोमियर्स का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में होता है। प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में क्या होता है? तो डीएनए विदाउट हिस्टोन होता है, यानी कि डीएनए तो पाया जाता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब राइबोसोम के 30S और 50S संघटक संयोजित होते हैं तो राइबोसोम का पुनर्निर्माण होता है। कौन सा राइबोसोम बनता है? तो 30S और 50S से 70S राइबोसोम बनता है। 40 और 60 से 80S बनता है, 40 और 60 से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एस का मतलब क्या है? ये सब यूनिट को डोनेट करता है। थियोडोर स्वेडरबर्ग के द्वारा यह दिया गया था, इसीलिए इसे स्वेडरबर्ग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 80S राइबोसोम के 60 उपभागीय कणों में आरएनए के अणुओं की संख्या होती है 5, 4, 3 या 2? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 3। 80S राइबोसोम के जो 60 उपभागीय कण हैं, यानी 60 और 40 में इसको बांटा जाता है। 60 में कितने कण होते हैं? तो ये इसको भी 3 भागों में बांटा गया, 60 को भी। एक 25S, 1 मिनट रुक जाइए, 60 सब यूनिट को
हाँ, जानवरों में अलग और मनुष्यों में अलग अलग बांटा गया। अगर बात करें मनुष्यों में, जानवरों में सबसे पहले देख लेते हैं, तो मनुष्य यानी जानवर एनिमल्स में जो है ये 28, 5 और 5.8 में बांटा गया। जबकि प्लांट में ये बांटा गया 25 यस प्लस 5 यस प्लस 5.8 में विभाजित किया गया। ठीक है, वहीं 40 यस को 18 से विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए किसमें नहीं मिलता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रिएजमेटा सबसे पहले किस समय दिखाई देता है? लेपोटीन, पैचेटीन, जाइगोटीन या डिप्लोटीन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डिप्लोटीन। क्रिएजमेटा सबसे पहले डिप्लोटीन में दिखाई देता है। मियोसिस फर्स्ट की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें लेपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। लेपोटीन पहली होती है, डाइकेनेसिस लास्ट होती है। जो इसका डिप्लोटीन अवस्था होती है, इसमें क्रिएजमेटा दिखाई देता है। बाकी लेपोटीन में क्या होता है, तो इसमें गुणसूत्र प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। जाइगोटीन गुणसूत्रों का जोड़ा बनाते हैं। पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर बनाता है। डिप्लोटीन इसमें क्रिएजमेटा बनता है और डाइकेनेसिस में केंद्रक जो है वो गायब हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका चक्र का नियमित अनुक्रम है, यानी जो सेल साइकिल है उसका क्रम क्या है? तो सेल साइकिल, अगर गोल में सेल साइकिल चलेगी सर्कल में, तो सबसे पहले आता है G1। कौन सा आता है? G1। फिर आता है S G1 के बाद S के बाद आता है G2 और G2 के बाद आता है M। ठीक है, यही इसका सही क्रम होगा, ऑप्शन सी इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, G1, S, G2 और M। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको सेल साइकिल दिखाई गई है। इसमें सबसे ज़्यादा समय जो लेता है वो एस फेज लेता है। एम सबसे छोटा टाइम लेता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। इसी में सेल डिवीजन होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और कैरियोकाइनेसिस ये इसी एम साइकिल में चलती, एम फेज में चलती है और इसी में सेल का डिवीजन होता है। सबसे बड़ा कौन सा है? एस फेज। ठीक, G1 में क्या होता है? तो G1 में सेल ग्रो करता है, यानी सेल का ग्रोथ होता है। और S में क्या होता है? इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस कहाँ होता है? G2 में होता है। और सेल डिवीजन कहाँ होता है, यानी माइटोसिस की प्रक्रिया पूर्ण कहाँ होती है? M फेज में होती है। अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम के मानचित्र को डैश ने पहली बार तैयार किया? किसने किया? तो मॉर्गन ने किया था। क्रोमोसोम के मानचित्र को किसने तैयार किया था? TH मॉर्गन ने। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी में इसका जो है खोज किया था। इसके लिए 1933 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। क्रोमोसोमल मैप को पहली बार TH मॉर्गन ने जो है इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन, कोलेचिन प्रभाव डालता है, कोलेचिसिन प्रभाव किस पर डालता है? तो स्पिंडल के गठन में, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल में अपना प्रभाव डालता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोलेचिसिन एक दवा है जो मुख्यतः गठिया रोग में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक विषकारी प्राकृतिक उत्पाद है जो प्रायः कोलेची मैनल नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडलों के संगठन को प्रभावित करता है। कोलेचिसिन मायोटिक मेटाफेज के दौरान स्पिंडल के गठन को रोकता है। इस प्रकार यह एनाफेज चरण के दौरान गुणसूत्रों को अलग होने से रोकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोलेचिसिन समसूत्र विभाजन को किस प्रावस्था में संदर्भित करता है? तो यह मेटाफेज में करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस में करता है? मेटाफेज में। अगला क्वेश्चन, द डिवीजन इन क्लीवेज इन विदलन में होने वाला विभाजन कौन सा है, यानी क्लीवेज में कौन सा डिवीजन होता है? तो माइटोटिक विदाउट ग्रोथ फेज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होता है तो उसी को क्लीवेज कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्टविल संरचना किसमें दिखती है? कार्टविल संरचना सेंट्रियोल में दिखती है। ये कुछ पहिए के आकार की संरचना होती है जो 9+2 फिलामेंट्स से बने होते हैं और ये किस में दिखती है? सेंट्रियोल में दिखती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पटलिका निर्माण हेतु कोशिका उत्तरदायी कोशिकांग हैं, यानी सेल प्लेट्स के लिए कौन सा सेल जिम्मेदार है? सेल प्लेट्स कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्गी बॉडी। जो कोशिका पटलिका यानी सेल प्लेट बनाती है उसे गोल्गी बॉडी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज में 5 उप अवस्थाएं होती हैं। 5 उप अवस्थाएं कौन सी होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे पहले होता है लेपोटीन, एक पे हो जाएगा।
जाइगोटीन 2 पे, लैपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन 3, डिप्लोटीन 4 और डाइकेनेसिस 5। यानी कि सबसे लास्ट वाली डाइकेनेसिस और सबसे पहली लैपोटीन। ठीक है, ये किस में दिया है? 4 5 सबसे पहले किस में दिया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लैपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये इसका क्रम होता है। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की पूर्व अवस्था के सही क्रम के नीचे दिए गए कूट की मदद से चिन्हित कर सही विकल्प का चयन करें। डिप्लोटीन, लैपोटीन, केंद्रक विभाजन या पैकेटीन। इसको आपको क्या करना है? अर्धसूत्री विभाजन की सही क्रम में इसको लगाना है। तो सही क्रम में क्या हो जाएगा? सबसे पहले लैपोटीन, लैपोटीन यानी बी, बी किस में दिया है? इसमें, इसमें नहीं दिया है, इसमें और इसमें दिया है। लैपोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन दिया ही नहीं है। उसके बाद पैकेटीन, पैकेटीन यानी कि डी, बी के बाद डी, ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लैपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस, ये इसका क्रम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल द्विध्रुव कला युक्त होता है? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डिडुवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में किया था। इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम गाल्गी बॉडी की थैलियों अथवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रीय एवं केंद्रीय विभाजनों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो समसूत्री विभाजन में जो क्रोमोजोमल होते हैं, क्रोमोजोमल डिवीजन होता है वो एक ही होता है और न्यूक्लियर डिवीजन भी एक होता है, यानी एक एक होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उसके मध्य भाग में होती है, ऐसे गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? अगर बीच में होगी सेंट्रोमियर तो उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए जब सेंट्रोमियर एक किनारे पर हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे एसेंट्रिक कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सेंट्रोमियर, ये बीच वाले भाग को सेंट्रोमियर कहते हैं। जो वी शेप संरचना बनाती है उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। इसमें सेंट्रोमियर बीच में होता है। सेंट्रोमियर एक सब यूनिट लार्ज, एक सब यूनिट छोटी, यानी कि एल शेप में जो बनाती है इसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और जो आपका उल्टे जे के आकार, जो जे के आकार का होता है इसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और जिसमें एक टेल पे जो है सेंट्रोमियर पाया जाता है उसे टीलोसेंट्रिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कम वेग पर अपकेंद्रण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग तलछट में मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या राइबोसोम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूक्लियाई। अपकेंद्रण की प्रक्रिया में सबसे पहले तलछटी में कम वेग पर ही केंद्रक में बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? न्यूक्लियाई बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार मैक्स नॉल व अर्नेस्ट रस्का ने किया था। ऑप्शन बी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब किया था? 1931 में किया था। अगला क्वेश्चन, कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक का द्विगुणन होता है? किसमें होता है? तो हम लोगों ने देखा था G2 फेज में होता है। किसमें होता है? G2 फेज में होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 सही है, 1 गलत है। पहला है पोटेशियम आयन पंप करता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो यही आपका गलत हो जाएगा। पोटेशियम आयन निष्क्रिय परिवहन नहीं करता है, बल्कि पोटेशियम आयन पत्तियों के रंध्र खुलने व बंद होने में सहायता करता है और यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट का उदाहरण है। बाकी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगल और निकोल्सन के द्वारा दिया गया था। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस कहलाता है। प्लांट सेल प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम किसने देखा? फ्लेमिंग, बेंडा, पॉर्टर या फिर क्लाउडे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पॉर्टर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यीय जालिका को सबसे पहले 1945 में पॉर्टर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। फ्लेमिंग ने क्या किया? 1929 में इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। सी वेंडा ने क्या किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सी वेंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे पहले किसने समझाया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है? यानी कि जो पहली पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं से नई कोशिकाओं का उद्भव होता है। इसे एक फ्रेज में इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। एक फ्रेज बताया था कि कोशिका के विभाजन जो है, कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। इसको एक फ्रेज के रूप में इन्होंने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला। किसने बताया था? रुडोल्फ बिरचाउ ने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में। जो मृत थी, जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो मान ल्यूवेनहॉक ने की। जीवित कोशिका की खोज कब की थी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली क्वेश्चन, ऐसे क्रोमेटिड जो द्विगुणितकृत परंतु अवतरित सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे क्रोमेटिड जो द्विगुणीकृत यानी डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर इस कार्ड क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलॉगस, एलील या फिर बाइवैलेंट? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ऐसे गुणसूत्र क्या कहलाए, क्या कहलाएंगे? गुणसूत्र सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया, यानी क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? वाल्डेयर ने किया था। किसने? 1888 में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगले क्वेश्चन, प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस अवस्था में होता है? प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण जीवन अवस्था में होता है। किसमें होता है? जीवन अवस्था में। एस में क्या होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 में क्या होता है? सूत्री विभाजन की तैयारी होती है। और एम फेज में कोशिका का विभाजन हो जाता है, सूत्री विभाजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक संयोजन के अभाव तथा अर्धसूत्री विभाजन को असफलता को क्या कहते हैं? तो इसी को एम्पोमिक्सिस कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सेक्सुअल यूनियन के अभाव में अर्धसूत्री विभाजन को यानी मियोसिस में असफलता को एपोमिक्सिस असंगजनन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के या फोलिक एसिड? सही जवाब ऑप्शन डी फोलिक एसिड, जिसे B9 के नाम से भी जाना जाता है या इसी को B11 भी कहते हैं। यह डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, द्विगुणित तंत्रों में वे जीन जो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु और प्रथम काइज्मा के बीच वाले गुणसूत्र क्षेत्रों में स्थित होते हैं क्या दर्शाते हैं? तो ये नॉन डिसजंक्शन दर्शाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या दर्शाते हैं? नॉन डिसजंक्शन दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, वह कोशिका जो लघुकरण विभाजन यानी रिडक्शन डिवीजन से होकर गुजरती है क्या कही जाती है? एंड्रोसाइट, मीरोसाइट, जाइगोसाइट या जूस्पोर? सही जवाब ऑप्शन बी मीरोसाइट। वह कोशिका जिसमें रिडक्शन डिवीजन पाया जाता है वह मियोसाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? मियोसाइट कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समसूत्रण यानी कि माइटोसिस और मियोसिस ऑलवेज डिफर इज रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ? किसकी उपस्थिति के कारण माइटोसिस और मियोसिस जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं? तो ये होते हैं क्रोमेटिड, होमोलॉगस क्रोमोसोम, बाइवैलेंट या सेंट्रोमियर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाइवैलेंट यानी युग्ल की। माइटोसिस और मियोसिस सदैव बाइवैलेंट की उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं। बाइवैलेंट हमेशा मियोसिस में पाया जाता है और माइटोसिस में यह अनुपस्थित होता है। क्या? बाइवैलेंट। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो फ्लोरल बड में होता है। किसमें होता है? फ्लोरल बड में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे खोजा किसने? फार्मर और मोरे ने 1905 में खोजा था। अगला क्वेश्चन, ऑर्किड्स में राइबोसोम का आकार है। ऑर्किड्स में राइबोसोम का आकार कैसा होता है? 70S प्रकार का होता है। ऑर्किड्स में राइबोसोम का आकार 70S होता है, जिसमें इसकी दो उप इकाई होती है 50S और 30S। राइबोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन कण है। इसमें rRNA 16, 23 और 5 और 68 राइबोसोम प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग में कैटाबॉलिक एंजाइम प्रचुर मात्रा में होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या राइबोसोम? सही जवाब ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें डीएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स की संरचना इसकी संरचना पर आधारित होती है और पदार्थ ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एंजाइम या मार्ग को अनुकूल रूप से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एंजाइम साइट्रिक एसिड चक्र में भूमिका निभाते हैं। NADH और FADH2 का उत्पादन करते हैं और ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि कैटाबॉलिक एंजाइम कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम किस अभिक्रिया के
स्थान है। यानी राइबोसोम में क्या होता है, तो हमने बार बार पढ़ा, एल्टीग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन अणु एक या कई प्रकार के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, उन पौधों में जिसमें गुणसूत्र पर सेंट्रोमियर बिखरे हुए गुणसूत्रों की भुजाओं का सूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था पर फैलाव होगा, क्या होगा? एट राइट एंगल टू स्पेंडल एक्सिस, पैरेलल टू द स्पेंडल एक्सिस, विदाउट एनी डिफरेंस ओरिएंटेशन, या फिर द स्पेंडल वुड नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन द केस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे पौधे जिनमें गुणसूत्रों पर सेंट्रोमियल बिखरे होते हैं, उनके गुणसूत्रों की भुजाओं का सूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था में फैलाव बिना किसी निश्चित दिशा के होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेस्मोसोम संबंधित है। डेस्मोसोम किससे संबंधित है? तो डेस्मोसोम जो संबंधित है वो सेल एडहेरेंस से कोशिका अवलंबन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डेस्मोसोम एक कोशिकीय संरचना है जो कोशिका से कोशिका के आसंजन के लिए विशिष्ट है। यह पशु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू में एक रिंग जंक्शन का एक प्रकार है जो आसन्न कोशिकाओं से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, पीसीआर साइकिल इज आल्सो नोन एज। पीसीआर साइकिल को किस नाम से जाना जाता है? तो पीसीआर साइकिल को C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। पीसीआर चक्र को C3 चक्र कहते हैं। एम कैल्विन तथा वैसन ने C3 चक्र की खोज कोरेला तथा सिन डैमसन नामक शैवालों पर किया था। पूछा जाए C3 की खोज किसने की, तो एम कैल्विन और वेंसन ने किया। C3 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट तथा प्रथम अस्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। इसलिए इसे 3 चक्र कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड पाया जाता है। आज के 145 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही एनवीएस केवीएस बिहार टीआरई DSSB TGT PGT किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू।